स्टूडेंट, आज मोशन इन ए प्लेन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज इस चैप्टर पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था स्केलर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज। आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। जब दो वेक्टर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हो और उनका प्रोडक्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी आपको मिलता है तो फिर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है या फिर डॉट प्रोडक्ट होता है। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फिर से वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो फिर हम दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम इस इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। a क्रॉस b आपका एक वेक्टर होगा and it is equal to ab sin theta n cap. Here a and b are the magnitude of vector a and b and theta is the angle between vector a and vector b. And n cap is a unit vector which is perpendicular to a plane containing vector a and vector b and it represents the direction of a cross b. n cap यहाँ पर जो है वेक्टर a और वेक्टर b जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a and b and sine of the angle between them and its direction is perpendicular to a plane containing vector a and vector b। ये क्रॉस प्रोडक्ट की आपकी डेफिनेशन होगी। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a and b and sine of the angle between them and its direction is perpendicular to a plane containing vector a and vector b and it is represented by n cap. So here n cap represents the direction of a cross b and n cap is a unit vector perpendicular to a plane containing vector a and vector b। देखिए n cap की डायरेक्शन यहाँ पर आप क्लियर रखिए। a और b आपके जिस प्लेन में आएंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर आप एक यूनिट वेक्टर लेंगे और वो यूनिट वेक्टर ही जो है a क्रॉस b की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर a वेक्टर आपका x एक्सिस की डायरेक्शन में है और b आपका y एक्सिस की डायरेक्शन में है तो a और b हमारे किस प्लेन में हो गए, xy प्लेन में हो गए। तो a क्रॉस b हमारा किधर जाएगा, xy प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा। तो हम xy प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर n कैप लेंगे और यही n कैप हमारे a क्रॉस b की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखिए एक फिगर हमने शो की हुई है। यहाँ पर OP और OQ से हमने दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं, A और B को। OP की लेंथ वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, OQ की लेंथ वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दोनों वेक्टर को लेते हुए हमने एक प्लेन ये बना रखा है यहाँ पर OPRQ। अब जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, उस A क्रॉस B की डायरेक्शन किधर होगी, ये जो हमारा प्लेन बना हुआ है OPRQ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन जाएगी वही A क्रॉस B की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और उसी डायरेक्शन में हमारा n कैप होगा। तो यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ये जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है OPRQ पे और n कैप को हमने देखिए इसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो n कैप जो है हमारा A क्रॉस B वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये n कैप हमारा ऊपर होगा नीचे होगा किस डायरेक्शन में होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो रूल है जिसकी हेल्प से हम फाइनली जो है A क्रॉस B की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। पहला है राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो वन बाय वन इनको हम समझते हैं। इसमें राइट हैंड थंब रूल आपको ज्यादा इजी पड़ जाता है, वैसे इजी दोनों ही हैं लेकिन इसको आप आराम से
कर ले जाते हैं। तो पहले राइट हैंड थंब रूल देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट देखिए और फिर हम इसको इस फिगर में अप्लाई करके आपको बताते हैं। कर्व द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड in such a way that they point in the direction of rotation from A to B through the smaller angle, then the stretched thumb points in the direction of A cross B. अगर आप अपनी फिंगर को कर्ल करते हैं इस तरीके से, राइट हैंड आपका जो है, राइट हैंड की फिंगर्स को आप इस तरीके से कर्ल करें A से B वेक्टर की तरफ थ्रू स्मॉल एंगल। थ्रू स्मॉल एंगल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कैसे कर्ल करना है अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर थ्रू स्मॉल एंगल, देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ स्मॉल एंगल से कर्ल करते हैं यानी टर्न करते हैं, तो थंब आपका जिस डायरेक्शन में जाएगा वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। अब आप देखिए इस फिगर में, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये फिगर बनी हुई है आपके सामने। ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर आपका ये है। ए और बी के बीच में एक एंगल ये बनना है और एक इधर से इस तरीके से ये लार्ज एंगल बनेगा और ये स्मॉल एंगल बनेगा। तो आपको अपनी फिंगर को कैसे कर्ल करना है, इस तरीके से कर्ल करना है, ए से बी की तरफ थ्रू स्मॉल एंगल। इस तरीके से कर्ल नहीं करना है। एक ये भी तरीका हो सकता है कि हम इसको यूं कर्ल करते हैं, लेकिन ये हमारे रूल में नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रूल हमें अपनी फिंगर्स को किस तरीके से कर्ल करना है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर थ्रू स्मॉल एंगल। तो हम इसको इस तरीके से जब कर्ल करेंगे तो थंब हमारा इस साइड जा रहा है, तो ये जो प्लेन हमारा बनना है इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये बाहर की तरफ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी, जिसको कि आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हमें इसी फिगर में बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बतानी होती अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, तो फिर हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर को, देखिए हमारे पास फिर दो रास्ते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको यूं कर्ल कर सकते थे और एक तरीका ये लार्ज एंगल से कर्ल करते हैं इस तरीके से इधर से। तो ये हमको टर्न नहीं करना है अपनी फिंगर्स को किधर टर्न करेंगे हम, इस तरीके से। तो अब ये थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड। अगर हम इसको बोर्ड के प्लेन में कंसीडर करें तो ये हमारा अंदर जा रहा है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आपकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बता सकते हैं। और इसी वे में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज आपका ए वेक्टर इस तरीके से है एक्स एक्सिस की तरफ और बी वेक्टर आपका वाई एक्सिस की तरफ है, तो आपका जो ए और बी का प्लेन बना वो एक्स वाई प्लेन बना। तो अब आप अपनी फिंगर को अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से कर्ल करेंगे, क्योंकि ए और बी के बीच में एक इस तरीके से, देखिए ये आपका 90 का एंगल बनना है और एक इधर से बनेगा पीछे से 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 90 270 बनेगा। तो हमें 270 की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल नहीं करना है, हमें इस तरीके से कर्ल करना है, इस तरीके से। तो जब हम इस तरीके से अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब हमारा इधर जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस साइड होगी, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इस साइड होगी। ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको हमने बताई राइट हैंड थंब रूल से। और अगर बी क्रॉस ए निकालना होता तो हम अपनी फिंगर को इस तरीके से कर लेते। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर जाती, अंदर की तरफ जाती, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड। तो ए क्रॉस बी जो हमारा वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। कई जगह हमारी ऐसी सिचुएशंस आएगी जब हमारे सामने ए बी साइन थीटा लिखा होगा या कोई दो वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखे होंगे, तो हमें उनको क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा और उस वेक्टर की डायरेक्शन भी हमें एक्सप्लेन करनी होगी। तो हम इसी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर हमें सिर्फ ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो एन कैप यहाँ से हट जाएगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे ये है टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पर आर क्या है, आर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट।
at which a force is applied F to turn the object. कोई ऑब्जेक्ट है, उसके किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, और उस पॉइंट पर आपने F फोर्स अप्लाई कर रखा है जिससे कि वो बॉडी टर्न हो सकती है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स का होता है उसको टॉर्क बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे चल करके स्टडी करेंगे रोटेशनल मोशन में। तो ये टॉर्क भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हमने यहाँ पोजीशन वेक्टर और F को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो यहाँ पर बीच में क्रॉस लगेगा दो वेक्टर के बीच में। तो कब क्रॉस लगता है कब डॉट लगता है इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आपको शो किया गया है, V वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इनटू R वेक्टर। तो यहाँ पर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। सपोज ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, then its angular velocity is omega and its linear velocity is v and its radius vector is r. So omega is angular velocity, r is radius vector and v is the linear velocity of the particle performing circular motion. तो यहाँ पर ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, r वेक्टर क्वांटिटी है और v भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ओमेगा और r के बीच में हमने क्रॉस लगाया। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के हमने आपको एग्जांपल्स बताए और राइट हैंड थंब रूल से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को निकालना बताया। अब जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाए कि R क्रॉस F की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको क्लियरली बिल्कुल आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ R क्रॉस F इज परपेंडिकुलर टू ए प्लेन कंटेनिंग वेक्टर R एंड वेक्टर F। आपके वेक्टर R जो पोजीशन वेक्टर है और फोर्स वेक्टर जिस प्लेन में भी होंगे, अभी आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जब इसका रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं होगा तब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि R किधर है और F किधर है। तो R और F वेक्टर जिस प्लेन में आएंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर R क्रॉस F की डायरेक्शन होगी, और जो R क्रॉस F की डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या है, R क्रॉस F। इसी तरीके से यहाँ पर ओमेगा और R जिस प्लेन में आएंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर ओमेगा क्रॉस R की डायरेक्शन होगी और वही पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन A क्रॉस B की समझ गए एक रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। अब इसी का सब्स्टिट्यूट है आपका राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या कह रहा है, पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड इज रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी थ्रू द स्मॉलर एंगल, देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपके पास एक राइट हैंड में स्क्रू है, राइट हैंडेड स्क्रू मीन्स राइट हैंड में आपने एक स्क्रू लिया और उसकी एक्सिस को हमने उस प्लेन के परपेंडिकुलर रखा जिस प्लेन में आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो यहाँ पर देखिए इसी फिगर से इस राइट हैंडेड स्क्रू रूल को एक्सप्लेन करते हैं और दोनों रूल में सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी कि जो काम हम राइट हैंड थंब रूल से कर सकते हैं वही काम हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपने एक स्क्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इसकी एक्सिस है, ये आपके वेक्टर का प्लेन बना हुआ है ओ पी आर क्यू। अब इसकी एक्सिस जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए जो ये है और बी जो ये है उसको हमने यहाँ फिगर में दिखाया है, ए इधर और बी इधर। ए और बी के बीच का स्मॉल एंगल ये है। अब हम जब इस स्क्रू को रोटेट करेंगे, और रोटेट किधर से किधर करना है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर थ्रू स्मॉल एंगल, ए से बी की तरफ स्मॉलर एंगल से रोटेट करेंगे। तो इसकी जो स्क्रू जो है जिस डायरेक्शन में एडवांस करेगा यानी जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो देखिए जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे ए से बी की तरफ इस तरीके से, तो इसकी जो एक्सिस है मतलब ये स्क्रू जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा
अगर इस प्लेन में बात करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगा, तो वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी। और जब बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो इसको हम इधर से रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो ये अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को इन दोनों में से किसी भी रूल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, किस तरीके से हम इसको ज्योमेट्री की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक फिगर फिर आपको शो की गई है, इसमें एक पैरेललोग्राम बना हुआ है OPRQ। इसकी दो एडजेसेंट साइड से हमने दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को। ए को रिप्रेजेंट किया है OP से और बी को रिप्रेजेंट किया है OA से। Q पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं और Q को P से डॉटेड लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से हमारा एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट है OQP या OPQ और एक पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट है OPRQ। इसमें जो ये ट्रायंगल है OPQ, इसकी भी ये एडजेसेंट साइड से वेक्टर A और B रिप्रेजेंट है, और जो पैरेललोग्राम है इसकी भी एडजेसेंट साइड से ये दोनों वेक्टर हमारे रिप्रेजेंट है। अब अगर हम QN की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल के देखें तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ONQ और इससे साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो QN अपॉन OQ, तो QN इक्वल टू हो जाएगा OQ साइन थीटा। OQ की जो लेंथ है वो वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए बाय डेफिनिशन हमें पता है कि जो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A क्रॉस B इज रिटन एज AB साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं AB साइन थीटा यहाँ पर कहाँ है। तो A जो है OP की लेंथ के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। A यहाँ पर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है और OP की लेंथ वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ A की जगह पर OP लिख देते हैं। इसी तरीके से OQ की लेंथ वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमारा वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है B, तो यहाँ पर B की जगह OQ लिख दिया हमने और साइन थीटा भी ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखिए जो OQ साइन थीटा है, OQ साइन थीटा को हम इस इक्वेशन 1 से QN से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने इसको QN से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर OQ साइन थीटा की जगह QN कर दिया। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B निकल करके क्या आया, OP इंटू QN। अब आप इस फिगर को देखिए पैरेललोग्राम को, तो OPRQ में OP इंटू QN क्या होता है ये आपको पता है बाय ज्योमेट्री। दिस इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया है जिसमें वेक्टर A और वेक्टर B को हमने इसकी एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ cross product of two vector is equal to the area of parallelogram formed by the two vectors A and B as its adjacent side। कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है जिस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से हमने वेक्टर A और वेक्टर B को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, उसकी दो एडजेसेंट साइड से वेक्टर A और वेक्टर B रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उस पैरेललोग्राम का आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए तो ऑटोमेटिक A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से मिल रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसी से एक और कंक्लूजन निकल के आएगा। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ऐसा करने से इस फॉर्मूले में कोई इफेक्ट नहीं आया।
अब आप इसको देखिए, ये 1/2 OP इंटू QN क्या बन गया, 1/2 OP इंटू QN है आपका जो ट्रायंगल बनना है आपका POQ, इसका एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका हो गया OP और हाइट हो गई QN। तो आप 1/2 OP इंटू QN को एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ से रिप्लेस कर सकते हो। तो फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। मींस अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी दो एडजेसेंट साइड से आपके दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके अगर आप डबल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर का है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकाल के आप डबल कर दीजिए तो आपको दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। अब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से दो वेक्टर का फाइंड आउट करते हैं इसको देखते हैं। एक तरीका तो यही है कि अगर हमें दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता है और हम दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूले से निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें ए और बी वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है और उस सिचुएशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे और इसकी जो है प्रॉपर्टीज अब हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। जिस तरीके से हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, उसी तरीके से हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करना है वन बाय वन। तो यहाँ पर हम इनको स्टडी करते हैं। ये हमारी वही फिगर है जिसमें हमने दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ओ पी क्यू आर ये हमारा प्लेन है जिसमें हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को लिया हुआ है, और ए क्रॉस बी ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का, और एन कैप यूनिट वेक्टर है जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय डेफिनेशन हम लोग ये देख ही चुके हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा ऑफ एन कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब प्रॉपर्टीज इसकी वन बाय वन देखते हैं। देखिए, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मींस जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। लेकिन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होती है। यहाँ पर माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डायरेक्शन में एक दूसरे से अपोजिट होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पर अगर हम वेक्टर का ऑर्डर चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मेन बात प्रॉपर्टी में आपकी ये निकल करके आ रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इट मीन्स जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें होल्ड करता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है, उस कंडीशन के अंडर में ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करेगा कि जब आप ये क्रॉस को इस एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बी प्लस सी के साथ में, तो यहाँ पर वेक्टर का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इसी तरीके की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें स्केलर प्रोडक्ट में, तो यहाँ था ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू हम लिखते थे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, लेकिन अगर हम वहां पर ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां पर ये कंडीशन अप्लाई है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को, इस क्रॉस को एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ही रहेगा, ये ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑर्डर चेंज किया, सी क्रॉस ए कर दिया बाई चांस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा अपने आप। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो पैरेलल होंगे तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, और एंटी पैरेलल होंगे तो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। उन दोनों कंडीशंस में जब हम पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें नल वेक्टर मिलता है, मतलब 0 वेक्टर मिलता है। देखिए कैसे, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 एन कैप, और हम लिखेंगे ए बी साइन 180 एन कैप। साइन 180 और साइन 0 दोनों 0 होते हैं, तो ये आपका 0 वेक्टर बन जाएगा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो हमें 0 मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें 0 वेक्टर मिलेगा और उनका मैग्नीट्यूड 0 होगा। ये हमारी ये प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर दोनों वेक्टर ए और बी आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उस कंडीशन में इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो इट इज रिटन एज ए बी। तो आपके पास प्रॉपर्टी निकल के ये आ रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कि अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो दोनों वेक्टर्स ए और बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं और उनके बीच के एंगल के साइन की वैल्यू आपको चाहिए, इट मींस साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ये चीज आपको यहां से दिखाई दे रही है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई ए बी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। तो ए और बी के बीच का जो एंगल है उसके साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको ये इक्वेशन तो यहाँ से ही क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू नल वेक्टर, इट मींस 0 वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 वेक्टर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। ये भी आप समझ सकते हो, ए और ए सिमिलर वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो ए क्रॉस ए की जब वैल्यू लिखेंगे तो ए इंटू साइन 0 एन कैप। साइन 0 आपका 0 होता है, 0 के साथ एन कैप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 वेक्टर आपका आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे तो ये 0 होगा, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। अब आप निकालना चाहते हो जिस प्लेन में आपने ए और बी वेक्टर ले रखे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। इट मींस आप ये निकालना चाहते हो यहाँ पर एन कैप। इस डेफिनेशन में, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आपको पता है कि ये जो एन कैप वेक्टर होता है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी डायरेक्शन भी आपको पता है। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर perpendicular to a plane containing vector A and vector B and it represent the direction of A cross B। तो यहाँ पर हमें n कैप की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n कैप इक्वल टू क्या होगा, A क्रॉस B डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा, ये देखिए इस इक्वेशन को हमने फिर से लिखा है, A क्रॉस B इक्वल टू ए बी साइन थीटा n कैप।
और ए बी साइन थीटा हमारा क्या है? ए बी साइन थीटा ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड है। तो हम ए बी साइन थीटा को मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो हमारे एन कैप की वैल्यू ये आ जाएगी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा और उसको हम ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो डेफिनेटली क्या रिप्रेजेंट करता है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है बाय कॉन्सेप्ट कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला भी आपको यहाँ से मिल गया। किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपको इस तरीके से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं या उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं जिसमें आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर आ रहा है। इसके बाद हमारे जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं उन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में आपस में जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो उनमें क्या वैल्यू निकल करके आएगी वो देखिए। आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है। क्यों 0 होता है ये बात बिल्कुल क्लियर है। आई क्रॉस आई आपके सिमिलर वेक्टर है। आई आपका एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है, जे वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है और के जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है, ये आपको पता है। अब आई क्रॉस आई ये एक्स एक्सिस की तरफ होंगे, इनके बीच में एंगल 0 होगा तो ये 6 नंबर प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी और ये आएगा आई क्रॉस आई एक 0 वेक्टर आएगा और इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है माइनस जे क्रॉस आई इक्वल टू के। यहां देखिए ऑर्डर चेंज किया हमने तो ये माइनस साइन आ गया क्योंकि कम्यूटेटिव रूल इसमें फॉलो नहीं होता है। तो आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई आपस में इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ माइनस साइन ये बताएगा कि जे क्रॉस आई की डायरेक्शन आई क्रॉस जे के अपोजिट होगी। अब आई वेक्टर हमारा किस में है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, जे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो आई क्रॉस जे हमारा किधर जाएगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा। और पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये होता है। क्योंकि आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी? आई क्रॉस जे की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें आई और जे होंगे और आई और जे हमारे किस प्लेन में होंगे? एक्स वाई प्लेन में होंगे। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आई क्रॉस जे की डायरेक्शन होगी। तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे? के वेक्टर यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर आई क्रॉस जे इक्वल टू के टाइप हो गया। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो जे क्रॉस आई जब भी लिखेंगे तो जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के। ये माइनस साइन आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो जे क्रॉस आई की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगी। और इसी तरीके से जो हमारा जे क्रॉस के है ये इक्वल टू होगा माइनस के क्रॉस जे के और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आई के इक्वल। तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। यहां से रिलेशन मिलेगा। और के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इक्वल टू जे होता है। इनको इजीली आप लर्न कर सके इसके लिए यहाँ पर देखिए इनमें एक साइक्लिक ऑर्डर है। जैसे कि हमने लिखा आई जे के सीरियल से, तो देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू होगा के, फिर जे क्रॉस के इक्वल टू होगा आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। पहले यूं चले फिर यूं चले और फिर इसमें आए और जो नहीं है उसके इक्वल हो जाएगी डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के और ऑर्डर अगर आपने चेंज किया, सपोज उल्टा कर दिया, जे क्रॉस आई तो माइनस के। अगर उल्टा चलेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिएगा और अगर सीधे साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन में आप पॉजिटिव साइन लीजिएगा। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई
इक्वल टू जे। इस तरीके से हम इसको इजी वे में लर्न कर सकते हैं। आप यहां भी दे सकते हैं आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस ए इक्वल टू जे, और ऑर्डर अपोजिट किया तो माइनस आ गया। तो इस तरीके से जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं उनमें आपस में क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से आपको मिलता है ये आपने देखा। यहाँ पर आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू जीरो वेक्टर, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे आई क्रॉस आई तो हम उसको जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है जिससे हमें क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना समझ में आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स फॉर्म्ड बाय इट्स कंपोनेंट। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दोनों वेक्टर के कंपोनेंट से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है उसके थ्रू रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स बना हुआ है, ये इसकी रोज होती हैं डिटर्मिनेंट्स में। आप लोग जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में। बायो स्टूडेंट को थोड़ा कम आइडिया होगा डिटर्मिनेंट्स के बारे में, उनको पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली बस हमें यहाँ पर यही एक समझना है, बाकी मैथमेटिकल सेक्शन में आप इसको थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। दो लाइन बनी हुई है, देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट्स का को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम। तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम। इस डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, 3 इंटू 3 मीन्स 3 रो और 3 कॉलम। फर्स्ट रो में आप जो हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं आई जे के उनको लिखेंगे। सेकेंड रो में हम फर्स्ट वेक्टर लिखते हैं, फर्स्ट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा ए था, वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे 3 डायमेंशन में आपको पता है ए एक्स ए वाई ए जेड। तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट लिख दिए। अगर बी क्रॉस ए निकालते हैं तो यहाँ पर बी के कंपोनेंट पहले लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ए के कंपोनेंट पहले लिखेंगे। फिर बी के लिए बी के कंपोनेंट लिख देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और इस डिटर्मिनेंट्स को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अब डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं पहले आपको, और फिर इसको प्रूव भी करके दिखाते हैं कि हम किस तरीके से दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो प्रूव करने से पहले हम इसको ओपन करना सिखा देते हैं, जिससे कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पहले सीख जाओगे। यहाँ पर देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट्स यही रखा हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे अलोंग द रो फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको ओपन करते हैं। तो फर्स्ट रो आपकी ये है, सेकंड आपकी ये है, थर्ड ये है। फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है। फर्स्ट रो के अलोंग जब हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आई, तो ये आई लिख लिया। फिर एक छोटा डिटर्मिनेंट्स बना देंगे इसी तरीके से जैसे यहां बना हुआ है। अब जिस रो में और जिस कॉलम में आई आ रहा है इसको हम हिडन कर लेंगे। ये देखिए इसको बंद कर लिया और इसको बंद कर लिया। बाकी जो लिखा हुआ है यहाँ पर रो में, दोनों रो में, वो कंपोनेंट हम वहां पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने बंद कर लिया था, ये बंद कर लिया था। तो यहाँ ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये लिख दिया ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो फर्स्ट हमने आई को रखा पॉजिटिव, सेकंड हमारा रहेगा निगेटिव, फिर माइनस जे, तो ये माइनस जे। यही प्रोसेस आप एडॉप्ट करिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब जे आपका इस कॉलम में आ रहा है, इसको बंद कर लीजिए। इस रो में आ रहा है, इसको बंद कर लीजिए। बाकी कोफिशिएंट लिख दीजिए ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड। ये देखिए ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। फिर इसके बाद प्लस के लिखेंगे। फर्स्ट हमने पॉजिटिव लिया था, सेकंड निगेटिव लेंगे और थर्ड पॉजिटिव। फिर आपका ये इसमें आ रहा है, इस कॉलम में इसको बंद किया, ये इसमें आ रहा है, इसको बंद किया।
और बाकी बचे हुए लिख दिए ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो इस स्टेप के बाद हम इस स्टेप पर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फिर से हम ये आई यहां पर लिखेंगे। अब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, तो ये लिखा हुआ देखिए ए वाई बी जेड। फिर एक माइनस साइन लगाएंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे या इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी वाई बी जेड, ये देखिए ए वाई बी जेड बी वाई ए जेड, ये हो गया आपका, या ए जेड बी वाई। फिर माइनस जे, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये हुआ ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स या बी एक्स ए जेड, एक ही बात है। ये हो गया आपका। इसके बाद प्लस के, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई या बी एक्स ए वाई। तो ये आपका फाइनल ए क्रॉस बी वेक्टर ये यहां पर आपको मिल जाएगा। इसको एक एग्जांपल में पहले देख लेते हैं। देखिए एक वेक्टर हमने लिया है ए आई प्लस 2j प्लस के, और बी वेक्टर लिया है 2i प्लस j माइनस 2k। अब यहाँ पर i का कोफिशिएंट 1 है, j का कोफिशिएंट 2 है, k का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब ax की वैल्यू 1 है, ay की 2 है, az की 1 है। यहाँ पर b में ij के जो वेक्टर के साथ कोफिशिएंट लिखे हैं ये 2 है, 1 है और माइनस 2 है, तो ये bx हुआ, यहाँ by 1 हुआ, ये bz माइनस 2 हुआ। तो हम इसी तरीके से डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। फर्स्ट रो में ij के लिखेंगे, सेकेंड रो में हम फर्स्ट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखेंगे, जो कि यहाँ से दिख रहा है 1 2 और 1, तो ये हमने लिखा 1 2 1। सेकेंड रो हो गई। अब थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट bx by bz, तो 2 1 माइनस 2, तो ये हो गया 2 1 माइनस 2। इसके बाद अब हम ओपन करेंगे इसको along the row first, तो ओपनिंग along the row first we get i कैप, सबसे पहले हमने i कैप लिखा, फिर आपने इसको बंद कर लिया, देखिए इस कॉलम को और इस रो को, तो 2 1 1 माइनस 2, 2 1 1 माइनस 2, ये हो गया। फिर माइनस जे, जैसे आपने यहाँ किया था, देखिए फिर आप इसको बंद कर लेंगे कॉलम को और इस रो को बंद कर लेंगे, 1 1 2 माइनस 2, 1 1 2 माइनस 2। फिर प्लस के, जैसे आपने यहाँ पर किया हुआ था, फिर आप के इसको बंद कर लेंगे, इस कॉलम को और इस रो को, तो 1 2 2 1 1 2 2 1, यहां तक आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, आई लिखेंगे इस तरीके से, यहां पर इस स्टेप में आना है हम लोग। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, फिर माइनस साइन लगेगा और 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया देखिए आपका a क्रॉस b इक्वल टू आई माइनस 4 माइनस 1। फिर माइनस जे, वहां से हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, तो ये देखिए आ गया j ब्रैकेट में माइनस 2, फिर माइनस साइन लगेगा 1 इंटू 2, तो ये 2 आ गया देखिए। फिर k में आएगा ये 1 इंटू 1 1 और माइनस 2 इंटू 2 4, तो 1 माइनस 4। फाइनली हमारा ये आ गया माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 आई, और माइनस 4 और एक बाहर माइनस है तो प्लस 4j, और थर्ड स्टेप में आ गया माइनस 3k। तो ये हमारा a क्रॉस b वेक्टर आ गया माइनस 5i प्लस 4j माइनस 3k। अब अगर हमें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आपको फार्मूला पता ही है कैसे निकालते हैं, अंडर रूट। अगर a हमारा वेक्टर है axi प्लस ayj प्लस azk, तो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ये भी हमारा उसी तरीके का फॉर्मेट है इसका भी, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, तो माइनस 5 का स्क्वायर आ गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 3 का हो गया 9।
तो ये आ गया √50। √50 को आप 5√2 भी लिख सकते हो। 5 × 5 25, 25 × 2 √50। तो इस तरीके से आपने A क्रॉस B वेक्टर को निकालना भी सीख लिया और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी फाइनली आपने देख लिया किस तरीके से निकलेगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को जरा प्रूव करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी आई थी। सपोज हमने दो वेक्टर कंसीडर किए AX प्लस AZ के और B वेक्टर हमारा है BXI प्लस BYJ प्लस BZ के। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो हम A क्रॉस B लिखेंगे। A क्रॉस B में हमने किया AXI प्लस AYJ प्लस AZ के क्रॉस BXI प्लस BYJ प्लस BZ के। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में किया था। तो AX को हम पहले तीनों वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो AX को हम BX में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AX BX और फिर I क्रॉस I। क्रॉस और डॉट हम लोग किस में लगाते हैं, जो वेक्टर होते हैं उनके बीच में लगाते हैं। तो जैसे आपने वहां स्केलर प्रोडक्ट में I डॉट I किया था तो यहाँ I क्रॉस I क्रॉस I, फिर AX BY I क्रॉस J, फिर AX BZ I क्रॉस K, फिर इसी तरीके से AY को तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो AY BX J क्रॉस I, AY BY J क्रॉस J, AY BZ J क्रॉस K, फिर AZ को तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो AZ BX K क्रॉस I, AZ BY K क्रॉस J, फिर AZ BZ K क्रॉस K। इस तरीके से हमने दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया और जहां क्रॉस लगना था वहां क्रॉस लगा दिया। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी ये देखते हैं, I क्रॉस I जहां लिखा हुआ है, J क्रॉस J जहां लिखा हुआ है और K क्रॉस K जहां लिखा हुआ है वो जीरो वेक्टर हो जाएगा वो, और उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो हमारे वो स्टेप्स जीरो हो जाएंगे जहां पर इस तरीके की सिचुएशन है। तो यहाँ देखिए ये स्टेप हमारा खत्म हो जाएगा I क्रॉस I वाला, ये J क्रॉस J वाला खत्म हो जाएगा और K क्रॉस K वाला लास्ट स्टेप हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे टोटल 9 स्टेप्स में से 6 स्टेप हमारे पास बचेंगे और 3 स्टेप्स हमारे जीरो हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इस प्रॉपर्टी की भी हेल्प लेंगे और थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा ये I क्रॉस I जीरो हो चुका है, AX BY I क्रॉस J। I क्रॉस J की वैल्यू देखिए यहां से होती है K, I क्रॉस J इक्वल टू K और प्लस में है तो I क्रॉस J को हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं K से, तो ये कर दिया देखिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा AX BZ। AX BZ के साथ लिखा हुआ है I क्रॉस K, AX BZ के साथ लिखा है I क्रॉस K। अब I क्रॉस K आप यहां देखिए कहां है, ये I क्रॉस K की वैल्यू होगी, ये माइनस साइन उधर जाएगा माइनस J, तो I क्रॉस K की जगह हम यहां से माइनस J कर देंगे तो ये देखिए हमने माइनस J कर दिया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस की जगह बीच में माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है AY BX। AY BX के साथ लिखा हुआ है J क्रॉस I। अब J क्रॉस I हमारा यहाँ पर है, J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K होगा, ये माइनस साइन आपका इधर चलेगा तो J क्रॉस I को हमने माइनस K कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा J क्रॉस J जीरो हो जाएगा, AY BZ के साथ है J क्रॉस K। J क्रॉस K आपका ये लिखा हुआ है, J क्रॉस K इक्वल टू होता है I, तो J क्रॉस K को हम I से रिप्लेस कर देंगे, तो J क्रॉस K को हमने I से रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया हमारा AY BZ I है। फिर नेक्स्ट है AZ BX। AZ BX के साथ है K क्रॉस I। K क्रॉस I आपका ये है, K क्रॉस I इक्वल टू है J, तो यहाँ पर हम K क्रॉस I की जगह पर J कर देंगे प्लस में, तो ये प्लस ही रहेगा J। फिर है AZ BY, K क्रॉस J। K क्रॉस J आपका ये है माइनस I, तो K क्रॉस ये हो गया आपका ये माइनस I और K क्रॉस ये लास्ट वाला जीरो। अब इसमें I के दो स्टेप्स हैं, J के दो स्टेप्स हैं और K के दो स्टेप्स हैं। देखिए I का एक ये है और एक ये है, K का एक ये है और एक ये है और J का एक ये है और एक ये। तो हम I J K के जो स्टेप्स हैं उनको हम एक जगह कर लेते हैं।
तो आई हमने लिखा सबसे पहले, अब आई का पॉजिटिव वाला स्टेप पहले लिखते हैं, तो ये है ए वाई बी जेड, और निगेटिव वाला बाद में लिखते हैं ये, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर प्लस जे, अभी आप पॉजिटिव में ही रखिए सारे, प्लस जे, फिर जे का पॉजिटिव वाला पहले, तो जे का पॉजिटिव वाला आपका हो गया ये ए जेड बी एक्स और माइनस ए एक्स बी जेड, ये आ गया, फिर प्लस के का पॉजिटिव वाला स्टेप ये है, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, के का निगेटिव वाला स्टेप। अब इसके बाद हम इसको डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में ले जाना चाहते हैं, तो अभी जब हमने डिटर्मिनेंट्स को ओपन किया था, तो ओपन करने में हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप आई का जो होता है वो पॉजिटिव आता है, सेकंड नेगेटिव और थर्ड पॉजिटिव, तो हमें उसी फॉर्मेट में इसको लाना पड़ेगा। तो हमारा देखिए ये स्टेप और ये स्टेप हमारे एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जा रहा है, यहाँ पर हमें माइनस रखना पड़ेगा अगर हम इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये स्टेप आगे कर देंगे और इसको पीछे आगे कर देंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो एक माइनस साइन हम बाहर निकाल लेंगे। तो जब हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये जो है स्टेप इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा माइनस ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये एडजस्टमेंट कर दिया, ये स्टेप आपका एज इट इज है, यहाँ पर बीच में माइनस कर दिया, तो ए एक्स बी जेड पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए जेड बी एक्स। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आया, केवल एक एडजस्टमेंट है, और थर्ड हमारा ये ऐसे लिखा हुआ है। अब हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने इसको ओपन किया था तब ये आया था, तो जब हम इसको ओपन करके ये ला सकते हैं, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और फिर हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हेल्प से जो डिटर्मिनेंट्स हम बनाते हैं 3x3 का, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज और उनकी हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने निकालना सीख लिया। थैंक यू।